नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कुल 33 लोग इस बस में सवार थे, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टिहरी से ये बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी बस देखिए हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। 33 लोग इसमें सवार थे, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तरकाशी से केदारनाथ ये बस जा रही थी। नेशनल हाईवे 707A टिपरी नंदगांव मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तेज रफ्तार बस देखिए किस तरह से अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें 33 लोग सवार थे। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरकाशी से केदारनाथ ये बस जा रही थी। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो बस हादसे का शिकार हुई है, कैसे ये बस हादसे का शिकार हुई, क्या जानकारी अभी तक, कितने लोग घायल हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो केदारनाथ जा रही थी बस, जो टिहरी के टिपरी में ये पलट गई बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही। वो तो गनीमत रही कि खाई की तरफ नहीं गई और ड्राइवर ने जब देखा कि उसके ब्रेक फेल हो गए हैं तो उसने वहीं पर सड़क पर ही गाड़ी को बुक करने की कोशिश की। हालांकि इसमें 3 लोग जो हैं गंभीर घायल हैं और लगभग 13-14 लोग जो हैं वो सामान्य रूप से घायल हैं, जिनको फर्स्ट एड देकर उनको आगे रवाना कर दिया गया। हालांकि जो 3, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा जो है, उनको स्थानीय अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है। और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो होते आज वो एक बड़ी दुर्घटना और बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, यही सुकून की बात है जी। बिल्कुल, ये जो इसमें लोग सवार थे कहाँ के रहने वाले थे और बताया जा रहा केदारनाथ जा रहे थे दर्शन के लिए, क्या ये सभी जा रहे थे श्रद्धालु? देखिए, बिल्कुल उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी घटना टिहरी के पास टिहरी, क्योंकि उत्तरकाशी से होते हुए टिहरी होते हुए आदमी टिहरी तो जाना ही पड़ता है, तो वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है टिहरी के पास। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं रही जी। बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए जाएंगे। आसन बैराज से भट्टा फॉल तक निर्माण कार्य होंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बाढ़ रोकने के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस को मोनेटाइज करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही पीपीपी मोड में मोनेटाइज करने पर सहमति बनी है। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है बंदरगाह मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि उनके जो 5 निरीक्षण भवन हैं, उनका मैं नाम अलग से बता दूंगा, 5 निरीक्षण भवन हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में उनको डेवलप करने के बारे में UIIDB को प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया था। तो इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए UIDB के माध्यम से आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये जो 5 निरीक्षण भवन हैं ये है अभी प्रथम चरण में रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश। ये पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसेज हैं, इनको पीपीपी मोड में फर्दर इनको डेवलप किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों और शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस के द्वारा लोगों से उनके आधार कार्ड जांचने सहित उनके बैग और अन्य सामान की तलाशी भी ली गई। आज जो है हमारा सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। आज पूरे शहर में ही चलाई गई है, चारों थाना क्षेत्रों में चलाई गई है, अलग अलग लोकेशंस पे। और जो हमारा आधार है, इसमें जो चेक करने का बेसिस है वो भी हमारा आधार कार्ड है, और जो अन्य सत्यापन की डिटेल्स हैं वो हैं जो हमारा परफॉर्मा है उसके माध्यम से चेक करा जा रहा है। साथ साथ में PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी जो राशन कार्ड डिटेल्स उससे भी मैचिंग करी जा रही है। बार बार पब्लिक को अन्य अलग अलग माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे डायरेक्टली भी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि अपना जो कर्मचारी सत्यापन या किराएदार का सत्यापन कराएं। जो नहीं करा रहे हैं तो उसमें हम चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डेटरेंस के तौर पे है कि ताकि अगली बार से अन्य लोग सजग रहें। सितारगंज में बीते 7 दिनों से नगर में दूषित पानी आने से डायरिया का प्रकोप फैल गया है। लोग उल्टी दस्त से परेशान होकर अस्पताल में भर्ती हैं और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सितारगंज में प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ उप जिला चिकित्सालय के वार्डों में बड़ी मात्रा में मरीज भर्ती किए गए। वार्ड नंबर 4 से सभासद हूँ। मेरे वार्ड में दूषित पानी पाया गया, जो जब वार्ड वालों ने मुझे सूचित किया, मैंने जल विभाग की टीम को, उज्जवल चौधरी जी को और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल उनकी डॉक्टर की टीम को मैंने तुरंत सूचना दी। वो तुरंत वार्ड में आए, उन्होंने वार्ड के पानी के सैंपल लिए जिसमें पानी में बैक्टीरिया पाया गया और जिसमें वार्ड के लोग काफ़ी संख्या में बीमार पड़ गए। वार्ड नंबर 4 मेरे वार्ड में, मेरे पड़ोसी वार्ड है, वार्ड नंबर 3 की, जिसमें शहर की सबसे ज़्यादा संख्या वार्ड नंबर 3 और 4 की है, डेरिया की, जिसमें टीम लगी हुई है लगातार उसमें किस पानी की जांच में, उसको ठीक करने में। जो पाइपलाइन नाली में होके नीचे जगह कीचड़ में होके जो घरों में गई, उन पाइपलाइन सारी काट के उनको ऊपर करने में लगी हुई है। और अभी देखो बाकी जो सैंपल उन्होंने लिए हैं उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट आए तो हमने फिर एक कोई जगह, पर्टिकुलर जगह, वहाँ से पानी का सैंपल लिया तो वहाँ एक बैक्टीरिया मिला है, कैलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से पानी की वजह से पूरे शहर में लगभग उल्टी और दस्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जिसकी वजह से हमारे पास सभी लगभग संडे को हमने OPD चालू रखी एक तरीके से पेशेंटों के लिए। मंडे को लगभग हमारे पास सभी बेड फुल थे। आज थोड़ा सा बुधवार के दिन पेशेंटों की थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा दिन ठीक रहा है। अभी भी पेशेंट भर्ती है लूज मोशन के साथ। अच्छी बात यह है कि हमारे पास किसी प्रकार की पेशेंट कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। पिछले 7 दिनों में अभी तक हमारे पास 500 से ज़्यादा डायरिया के मरीज भर्ती हो चुके हैं और उपचार लेके ठीक भी हो चुके हैं उनमें से कई लोग। अभी वर्तमान में चिकित्सालय में लगभग 32 मरीज आज की तिथि में भर्ती हैं और अब पुराने 3 दिनों से हालातों में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, इंजेक्शन्स और IV फ्लूइड्स उपलब्ध हैं, तो ऐसी समस्या वाली कोई बात नहीं है। कल जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भी एकत्र किया है। आज शाम तक उम्मीद है कि उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम भारत साधु समाज की 40 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और इन दुकानदारों पर हाईकोर्ट से 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर दुकान खाली कराने की प्रशासनिक टीम का स्थानीय व्यापारियों ने लोगों ने जमकर विरोध किया। व्यापारियों ने SDM यमकेश्वर अनिल चन्याल को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। ये जो दुकानें हैं जो 64, 65, 66, 67, 68 में है, जो भारत साधु समाज के नाम पट्टा हो रखा है। अब इसको ये 63 के नाम पे खाली कराना चाहते हैं, ये गलत है और गैर कानूनी है और ये कोर्ट की अवहेलना भी है। जब कोर्ट 63 नंबर कह रही है तो आप और नंबरों पे उस 63 नंबर का नोटिस देके कैसे खाली करा सकते हैं, हमें ये बताइए। हमने यही SDM साहब को समझाया, उनकी समझ में आई तो वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बोला मैं इसकी जाँच करता हूँ, अगर जाँच सही पाई गई तो फिर उस हिसाब से खाली। अब निस्तारण यही निकला कि वो जांच करेंगे कि भाई 63 में क्या है क्या नहीं है। और हमारे पास जो रिपोर्ट है, SDM की भी रिपोर्ट है, DM की रिपोर्ट है, उसमें 63 नंबर बगड़ है। दुकानों के पीछे जो है, जो एक बड़ी जमीन है, लगभग 10 बीघा जमीन है, जिसकी आज बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए है और उसके ऊपर बहुत सारे मठाधीशों का, बहुत सारे भूमाफियाओं की उस पर नज़र है। तो वो सब लोग ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बाजार उजड़ जाए
और हम लोग जो है इसमें पीछे फ्लैट बना लें, और इसी के चलते हुए उन्होंने जो है अपना पीछे फ्लैट का नक्शा भी पास करा लिया था, जिसमें भी हम लोग लड़े और वो नक्शा अब निरस्त हो गया है। खसरा नंबर 65 में यहाँ पर सारी दुकानें हैं और प्रशासन की सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये बात हमारी नहीं मानी और हमें कहा कि आप लोग 63 में ही हैं। और जब उसके बाद में 2007 में जब हम हाई कोर्ट से मुकदमा हार गए, तब वो लोग जो प्रशासन यहाँ खाली कराने आए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दुकानें खसरा नंबर 63 में है ही नहीं। प्रदेश में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। ऐसे में देश और प्रदेश के अन्य प्रांतों से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन ने चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जिससे श्रद्धालु भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की तीर्थयात्री सराहना कर रहे हैं। हम रामेश्वर वहाँ से आ रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री से घूम कर आ रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रहने के और खाने के लिए सुविधा है, सोने के लिए भी है। हमारा नाम निर्मला सिंह है, हम गाजीपुर क्षेत्र बनारस से आए। सरकार ने अपनी तरफ से तो ये ट्रांजिट कैंप और इसमें जो ये शेड टेंट वगैरह लगा के लोगों को आरामदायक सुविधा देगी ताकि आराम कर सके, भीड़ ज़्यादा उन पर मुफ्त में रह सके। और कुछ पेड हैं तो उसमें ऊपर पेड करके एसी रूम वो भी हैं, नॉन एसी भी हैं, तो ले सकते। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत काम किए हैं और धीरे धीरे सरकार जैसे जैसे जरूरत यात्रियों की जरूरत है वो समझ रही है, वो वैसे वैसे प्रयास करिए सरकार की यात्रियों को सुविधा दे सके। उसके बाद घूम के आ रहे, वहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से घूम के आके यहाँ पे आए तो हम लोग खाना पानी सब कुछ सुविधा मिला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा मिला है। सफाई भी बहुत ज्यादा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। सरकार की ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हैं सब लोग, भाई बहुत अच्छा लगा, कोई कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। ऋषिकेश में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक आरोपी के घर के बाहर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। देहरादून से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद उसका गर्भपात कराया गया, जिसके चलते नाबालिग लड़की की हालत गंभीर बताई गई है। मामला थाना पटेल नगर के लोहिया नगर का है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा भी पीड़ित लड़की से मिलने दून अस्पताल पहुंची, पूरे मामले की जानकारी ली। छोटी बच्ची 5वीं कक्षा के बाद से विद्यालय नहीं गई है, घर में रहती थी और वहां बगल में ही ये व्यक्ति जो है अपनी माता पिता की रजामंदी से, लगता है एक सुनियोजित प्लान के तहत इनका ख्याल रख रहा था। जिस तरह का सामान बच्चियों के पास है और जिस तरह का जीवन वो जी रही थी, तो बहुत साफ है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी। खान पान की कमी दिखती है, उनके चेहरों पे है, मैल नरिश्ड हैं, एनीमिक हैं, परंतु हाथ में एप्पल आईफोन है। और बड़ी बहन भी मुझे नहीं लगता कि उसको भी, भले ही वो अब शायद 19 साल की है, परंतु उसको भी बहुत सारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लड़की हिंदू परिवार से है और नाबालिग 14 वर्षीय है, और जो वो लड़का है मुस्लिम समुदाय से है। उसकी माँ और उसके बेटे ने मिलके उसके गर्भ में पल रहे शिशु को हत्या करने के लिए सब प्लानिंग की कि 14 वर्षीय बच्ची जो उसके द्वारा उसका बलात्कार उसने किया और उसको प्रसव गर्भ धारण कराया। तो ये बड़ा चिंता का विषय था। तो मौके पर अभी बाल अध्यक्ष आयोग अपनी गीता बहन जी को बुलाया और मैडम अभी आई हैं, ऊपर गई हैं, बात कर रही हैं बच्ची से। अनकॉन्शियस वो बच्ची है और रक्तस्राव बहुत अधिक हुआ उसको अभी, लेकिन स्टेबल बता रहे हैं। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पिछले माह दलीपपुर में हुए डबल मर्डर की जांच अब कोटद्वार पुलिस से हटाकर सीबीसीआईडी को सौंपने की तैयारी में है। पीड़ित परिजनों ने कोटद्वार पुलिस पर कुछ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। उधर दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में सीयू कोटद्वार और कोतवाली
में ये जो केस मेरी मदर डेथ हुई थी 19 को और 29 को फादर की हुई है, तो लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं। तो इसमें हम जो अभी जांच यहाँ पे पुलिस कर रही है, 22-23 दिन में अभी तक वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया, उनको ना जांच पूरी हो पाई है। तो अभी हमने CBCID के लिए दिया है हायर जांच, जो अपना राज्य स्तर पे यहाँ पे होती है उत्तराखंड में। अगर वहाँ भी नहीं हो पाएगा तो हम और हायर लेवल पे जाएंगे। जांच तो इसकी हम पूरी छानबीन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग शामिल थे, 8 लोग थे, 10 लोग थे, 15 लोग थे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक आदमी का काम है। बहुत अच्छी घटना नहीं थी, पारिवारिक लड़ाई के कारण ये घटना हुई है। और अभी आपने जैसे देखा, मैंने अपने जो हमारे पुलिस अफसरान हैं उन्हें बुलाया है। परिवार जो चाहता है कि CBI की CID वाली जांच हो, तो हमने SSP से कहा है कि इसको देख लिया जाए और मेरिट पर फिर इसे CBCID को भेजा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा जनपद के विधानसभा सोमेश्वर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ झंडा यात्रा के दौरान सोमेश्वर क्षेत्र के अमर शहीदों के घर घर जाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में विषम परिस्थितियों में किसानों को देखा और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उनकी पदयात्रा में ग्रामीण लोग झूम उठे और उनको गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। हरीश रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्यों का सम्मान किया। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई। अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था, वो महंगाई के मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ ने सरकार पर पंचायतों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों को जो हक राजीव गांधी ने दिए हैं, भाजपा सरकार वो भी देने के हक में नजर नहीं आती। में 74वें संविधान और उत्तराखंड में सेतु की रिपोर्ट के अनुसार भी ये चीज प्रूव्ड है कि उन 18 विभागों के अधिकार वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को देने चाहिए। तो इन विभिन्न विषयों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जनप्रतिनिधियों को ताकत दी थी, लेकिन लगातार जिस भी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी न किसी तरीके से वो चुनाव के अंदर कहीं पे 3 बच्चे की कई शर्तें लगा के कि जहाँ पे 3 बच्चे हैं वहाँ पे कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, कहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो शर्तें हैं वो लागू की। लेकिन ये शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर लागू की। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उनके मुताबिक सरकार अपने वादों को पूरा करने में फेल हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी तरीके से फेल और भ्रष्ट सरकार है। जो अपराध सुनने में नहीं आते तो वो अपराध आज देश में हो रहे हैं। और मोदी जी अपनी एक भी बात पे खड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा स्विस बैंक में किस किस के खाते हम जनता को बताएंगे। उन्होंने कहा हम काला धन लाएंगे और लोगों को 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था देश की सीमाओं को मजबूत करेंगे, अग्निवीर योजना ला के रख दी। नोटबंदी करेंगे, उससे कमर टूट जाएगी। क्या हुआ पुलवामा में, क्या हुआ अभी पहलगाम में, क्या आतंकवादियों की कमर टूट गई? नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? छोटे जो उद्योग थे जिसमें 30-25 लोग वेंडर्स काम करते थे वो बंद हो गए सारे के सारे। मजाक उड़ाते हैं हमारा कि जहाँ साइंटिफिक उन्मूलन करने की बात होनी चाहिए था, जहाँ रिसर्च की बात होनी चाहिए थी, वहाँ थाली और शंख बजाकर आप कोरोना को हटाने की बात कर रहे थे। मान्यवर
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।